केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू। भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया विकास। अमित शाह ने ग्वालियर में प्रदेश कार्यकारिणी को किया संबोधित। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने किया जोरदार पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया है जवानों का अपमान। राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा, बालाकोट और उड़ी पर सबूत मांगने वाली कांग्रेस से और क्या की जा सकती है उम्मीद। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी मदद। राज्य आपदा राहत निधि में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बिहार में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में घुसकर की गई गोलीबारी। उधर बेगूसराय में सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या। बेटे की हत्या का गवाह भी था मृतक। भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा। प्याज की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर किया 5 लाख मीट्रिक टन। सोमवार से एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से करेगा प्याज की बिक्री। तेईस अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा भारत का चंद्रयान 3। इसरो ने लैंडिंग के समय की दी जानकारी। वहीं मंजिल पर नहीं पहुंच पाया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान। मिशन हुआ असफल। वाराणसी में संपन्न हुआ Y20 शिखर सम्मेलन। युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से किया गया स्वीकार। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्सा। और खेल जगत की खबरों में स्पेन ने जीता महिला फीफा विश्व कप का खिताब। खिताबी मुकाबले में स्पेनिश टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से दी मात। स्पेन की टीम ने पहली बार हासिल किया महिला फीफा विश्व कप। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा था। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, जबकि भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण किया। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में आयोजित गरीब कल्याण महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बीमारू राज्य को पिछले 20 सालों में विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड तक, विंध्य से लेकर मालवा तक और भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली पहुंचाने का काम किया है। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। अमित शाह ने कांग्रेस से 50 साल का हिसाब मांगते हुए कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेस बताए कि उसने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा खड़ी की है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जनता के सामने अपने कार्यों का लेखा जोखा पेश किया जाता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने 15 महीने में गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि एमपी का काफिला क्यों लूटा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले इस 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले टुकड़ों में योजनाएं बनती थीं, अब एक साथ विकास होता है। पहले 25,000 शौचालय बनते थे, अब हर घर में शौचालय है। हर गरीब घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में बन रहा है। बाद में अमित शाह ने भाजपा राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक कर पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने उन पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि चीन को जमीन देने वाली कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। चीन के साथ राहुल के संबंधों को हर कोई जानता है। लद्दाख के दौरे पे गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब ये उनकी आदत हो गई है कि वो जहां भी जाते हैं देश को सिर्फ बदनाम करते हैं और चीन के हाथों प्रोपेगेंडा की मशीन बन जाते हैं। उन्होंने राहुल के बयान को गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बालाकोट और उरी में हुए हमलों का सबूत मांगने वाली पार्टी कांग्रेस से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं, इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी राहुल के बयान पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को उसके पुराने नारे हिंदी चीनी भाई भाई की याद दिलाते हुए कहा कि देश जानता है कि उसके कार्यकाल में कितने बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चीन के साथ उनके संबंधों को हर कोई जानता है। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के लद्दाख में दिए गए बयान का समर्थन किया है। ये जो वॉट अबाउटरी का जो पूरा एक रोग से ग्रस्त हो गई है ना बीजेपी, उसको इस रोग से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे धीरे धीरे बहुत ही दुख होता जा रहा है कि हमारे पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, वो जब भी जुबान खोलते राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी जी लेह लद्दाख गए हैं, वो कोई विदेश के दौरे पर नहीं है। दरअसल लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है। राहुल ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे यहाँ के लोग खुश नहीं है। अब राहुल के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है और इसे देश को बदनाम करने वाला बयान बता रही है। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर हिमाचल से। रविवार को आफत के पहाड़ से दबे हिमाचल प्रदेश का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्द जाना। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से उनका हालचाल जाना। जेपी नड्डा ने साफ किया कि प्रदेश की हर संभव केंद्र सरकार मदद करेगी। प्रदेश में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे।
उनके साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने राजधानी शिमला सहित कई अन्य प्रभावित इलाकों में आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। नड्डा और अनुराग ठाकुर ने शिमला में समर हिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया। वहीं जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से उन्होंने प्रदेश की जनता को ये आश्वासन दिया है। जो नियमों के तहत मिल सकेगा वो भी देंगे और मानवीय कारणों से भी हिमाचल को जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। ये मैंने हिमाचल की जनता को सुखविंदर सिंह जी के माध्यम से आश्वासन दिलाया है और हमने कहा है कि आप इसकी चिंता न करें। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाई जा सके। नहीं, राष्ट्रीय आपदा से महत्व इसलिए है कि उसके कई सुविधाएं मिल जाती है, तो अगर वो डिक्लेयर करते तो बहुत अच्छी बात होती प्रदेश के लिए। मैं आज उनसे मिला भी, उनको मैंने बताया भी, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि राजधानी शिमला में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने आशंका जताई कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। One rescue operation is still continuing, that is in the Shiv Mandir. 17 bodies have been discovered and 2 bodies of a family of 7 or a group of 7 are still to be recovered. So generally the feeling is that there are 3 more bodies. I was just having a word with the district authorities. They are expecting that they will be able to reach to these 3 bodies in another 2 or 3 days. वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के वास्ते अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपए जारी करने की रविवार को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने पहले ही 10 और 17 जुलाई को 2 किश्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360 करोड़ 80 लाख रुपए की अग्रिम राशि मंजूर की थी। इस मॉनसून में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिले बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित हुए। आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 1 सप्ताह में भूस्खलन की 25 घटनाएं और बादल फटने की 1 घटना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें
जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, बिहार में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है और ये खबरों से स्पष्ट होता जा रहा है। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। आपराधिक वारदातों से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां रेस्टोरेंट में घुसकर गोलीबारी की गई और उधर बेगूसराय में सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बेटे की हत्या के गवाह ये मृतक थे। इन घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरा। खुलेआम सरकारी दफ्तर में घुसकर रंगदारी की ये तस्वीरें हैं जहानाबाद में फरीदपुर जिले के कंसुआ पंचायत भवन की, जहां सरकारी कर्मचारी अमीन बाल मुकुंद कुमार को पिस्तौल दिखाकर अपराधियों ने धमकी देते हुए मारपीट की। ये दिखाता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। खुलेआम गुंडागर्दी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक संकेत दे रही हैं। थानेदार, पत्रकार, टीचर और ठेकेदार बीते एक हफ्ते के दौरान ही 4 मामले स्थिति की गंभीरता को बयां करने के लिए काफी हैं। यहां तक कि न्याय के लिए लड़ने वाले गवाह और पैरवीकर्ता की जान भी सुरक्षित नहीं है। ताजा घटनाओं में मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना सामने आई है। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब लोग खाना खा रहे थे। फायरिंग होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपते नजर आए। वहीं बिहार के बेगूसराय में रविवार तड़के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साल 2021 में शिक्षक के बेटे की हत्या की गई थी और शिक्षक अपने बेटे के हत्याकांड में गवाह था। आए दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को ये मानने से ही इनकार करते हुए कहा था कि आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में अपराध कम हो गया है। वहीं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा हमलावर है। बिहार सरकार बौखलाहट में है, कोई काम नहीं की है, हत्या हो रहा है, उसको संभाल नहीं रहे हैं। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, संभालिए। खौफ का राज है, क्योंकि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है उनके बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का आशीर्वाद है बालू माफिया के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, इसलिए होता है। ये गुंडा माफिया राज जो स्थापित कर दिए हैं, बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, साला ये सरकार में बैठा लोग संरक्षित कर रहा है। आज गोपालगंज में 2 मंत्री बैठा हुआ था। क्यों दोनों मंत्री अल्पसंख्यक समाज का पत्रकार की हत्या के बाद क्यों नहीं गया? क्यों आईबी में बैठा रह गया? हालांकि जेडीयू इस मुद्दे पर पुलिस कार्रवाई की बात कर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। अररिया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई ना, 24 घंटा भी नहीं लगा ना पत्रकार के मामले में। लेकिन राज्य में जनता में बढ़ते अपराध को लेकर रोष है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को ही बिहार में अररिया के रानीगंज में 35 वर्षीय पत्रकार विमल कुमार की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जो अपने भाई के मर्डर केस में इकलौता गवाह था। पुलिस प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन एक के बाद एक ये घटनाएं दिखा रही हैं कि बिहार में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं बिहार से। और अब एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन अब
कर दिया है। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED को नेफेड को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है। प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा बफर से प्याज सोमवार से NCCF के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। Y20 शिखर बैठक वाराणसी के उत्तर प्रदेश में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित हुई। युवा 20 शिखर बैठक 2023 संपन्न हो गई। इसमें युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। G20 समूह की भारत की अध्यक्षता की रूपरेखा के तहत युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा इस शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान युवा 20 घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए पहचान किए गए 5 विषयों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार विमर्श किया। इन विषयों पर सर्वसम्मति बनने के बाद युवा 20 घोषणा पत्र पर G20 देशों के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए और इसे स्वीकार कर लिया। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने इस शिखर बैठक में भाग लिया। भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा देश की सफलता की नई परिभाषा लिख रहा है। यूपीआई ने हर किसी के लिए लेन देन को आसान बना दिया है। जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री विसिंग ने न सिर्फ यूपीआई भुगतान कर इसे अनुभव किया, बल्कि वो बहुत रोमांचित भी हुए। और वहीं इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बुदी गुनादी सादिकिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम इंडोनेशिया में भारत के मॉडल को दोहराना चाहते हैं। I want to give medicine to our people with the best access, so easy to access, best quality and also best price. I've looked around many countries and I'm convinced that India has the best. और अब बात चंद्रयान 3 की। भारत का मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा। इसरो ने लैंडिंग के समय की जानकारी दे दी है। भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया नजरें टिकाए हुए हैं क्योंकि रूस का लूना 25 मिशन विफल हो गया है। की दुनिया में भारत एक और कीर्तिमान बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत का ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल रविवार को डीबूसिंग से गुजरते हुए चंद्रमा के और करीब आ गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 आगामी 23 अगस्त 2023 को लगभग शाम 6 बजे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर अब खुद ही आगे की यात्रा कर रहा है और ये चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। From this orbit, at about a 30 kilometer point, we will be starting our descent phase. The lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. So this entire plan is worked out. And it is very crucial to follow the exact trajectory for this descent because the margins of the errors are quite low on this kind of descents. दुनिया भर की निगाहें अब भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। भारतीय मिशन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि रूस का लूना 25 मून मिशन फेल हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। रूस ने 47 साल के बाद मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे तय समय के अनुसार 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था।
हालांकि रूसी एजेंसी रोस्कोसमोस के अनुसार लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया। गौरतलब है कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था। इससे पहले रूस ने 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था। बहरहाल 23 अगस्त का दिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिवस साबित होने वाला है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से न सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत की तकनीक का दबदबा बढ़ेगा, बल्कि बाकी दुनिया को भी भारत के रूप में एक नया विकल्प मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो सभी की नजर है चंद्रयान 3 पर देश और दुनिया में। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला इस वक्त डबलिन में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत से मिले 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट का नुकसान पर 185 रन का स्कोर किया। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रन की पारी खेली, जबकि संजू सैमसन ने 40 रन बनाए। वहीं रिंकू सिंह ने 38 रन बनाए। मैच में आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 18 के स्कोर पर वो पवेलियन वापस लौट गए। इसके कुछ ही देर बाद तिलक वर्मा का विकेट भी सामने आ गया, जो 1 के स्कोर पर आउट हो गए, जबकि संजू सैमसन ने 40 रन की पारी खेली और वो वाइट की गेंद पर बोल्ड हुए। और उधर स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया है। स्पेन की टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हरा दिया। ये पहली बार है जब स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की। महिला फुटबॉल में दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिल गया है। रविवार को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर विश्व कप जीता। दोनों ही टीमों के पास पहली बार विश्व कप जीतने का मौका था। पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची स्पेन ने मैच में आक्रामक शुरुआत की। सेमीफाइनल में टीम के लिए विजयी गोल दागने वाली स्पेन की कप्तान ओल्गा कैरामोना ने विश्व कप में लगातार दूसरे मैच में गोल किया। कैरामोना ने 29वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक स्कोर लाइन स्पेन के पक्ष में 1-0 रही। इसके बाद दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों की ओर से एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमले किए गए। स्पेन को अपनी बढ़त को दोगुना करने का बेहतरीन अवसर पेनल्टी किक के रूप में मिला था, लेकिन स्पेन की जेनिफर इस मौके को नहीं भुना सकी। 13 मिनट के अतिरिक्त समय में भी कोई गोल देखने को नहीं मिला और स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया। स्पेन की टीम तीसरी बार विश्व कप में हिस्सा ले रही थी और पहली बार ही विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। जर्मनी के बाद स्पेन पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। स्पेन की पुरुष टीम ने 2010 में विश्व कप जीता था। स्पेन महिला विश्व कप जीतने वाली 5वीं टीम बनी है। इससे पहले अमेरिका ने 4 बार, जर्मनी ने 2 बार और जापान और नॉर्वे ने 1-1 बार विश्व कप जीता था। स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए लगभग 75,000 दर्शक पहुंचे थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।